आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका मैं आज आप लोगों को प्रॉब्लम 17(4)B कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको लेफ़्ट साइड पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, राइट साइड पे मैं इसका सलूशन यहाँ पे लिखूँगा, सॉल्व करूँगा यहाँ पे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसमें है क्या, सिलेक्टेड ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओवरलैंड कॉरपोरेशन फॉलो ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट, सिलेक्टेड बैलेंस शीट अमाउंट्स एट दिसंबर 31, 2010 की कुछ अमाउंट्स वो बता रहा है कि आपके पास हैं। वह इन्वेंट्री 16,400, टोटल एसेट्स 95,900, कॉमन स्टॉक 41,500 एंड रिटेन अर्निंग्स 19,800। ठीक है, ये तमाम डाटा जो मैंने भी आप लोगों को बताया ये 2010 का है। अब नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2011 की। ठीक है, ये ऊपर वाला 2010 का डाटा कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे भी हमने एवरेज निकालना होगा कोई भी चीज़, मतलब कि एवरेज एसेट्स निकालने हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, एवरेज कॉमन स्टॉक इक्विटी निकालने हैं, तब हम 2010 का डाटा भी यूज़ करेंगे, इसलिए वो ऊपर आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट गिवन है 31 दिसंबर 2011 की, और नीचे बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2011। फिर नीचे एक चीज़, एक पॉइंट, एक नोट लिखा हुआ है, स्टार डला हुआ है, दीज आर शॉर्ट टर्म नोट रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम कस्टमर ट्रेड सेल्स। ये जो अमाउंट है, ये आपके पास जो हाईलाइट कर रहा हूँ नोट रिसीवेबल, कहता है ये भी नोट रिसीवेबल ट्रेड जो है ये शॉर्ट टर्म नोट्स में ही आएगा। ठीक है, तो हम करंट एसेट के तौर पे इसको लिखेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग करंट रेशो, इसे टेस्ट रेशो, ये कुछ इस तरह की रेशोज हमारे पास दी हुई हैं जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास कौन सी रेशो है, करंट रेशो है हम, ठीक है, जो हमने फाइंड करनी है। अब करंट रेशो का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फार्मूला मैं बोलूँगा, साथ उसकी अमाउंट्स पुट करूँगा और सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे फार्मूला उसका मैं लिख भी देता हूँ साथ, क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब ये हम फाइंड किस तरह से करेंगे, हमारा जो आपके पास करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, वो कैसे निकलेंगे। करंट एसेट्स में आपके पास आ जाते हैं कैश का बैलेंस लिखूँगा 5100, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है आपके पास, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखूँगा 5900। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल नेट आपके पास आ जाता है, उसकी अमाउंट लिखूँगा 11,100। उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल नेट के बाद आ जाएगा नोट रिसीवेबल ट्रेड, जो हमने देखा कि वो भी हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। तो करंट लाइबिलिटीज़ के लिए आपके पास अमाउंट है, करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल है 10,500। ठीक है, उसके बाद एक्रूड वेजेस पेएबल है 2,300। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल है 1,600। ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 2.6, करंट रेशो इसका आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम जो अपनी सेकंड रेशो की तरफ चलते हैं, सेकंड जो हमने सॉल्व करनी है, सेकंड रेशो कौन सी फाइंड करनी है, एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो। अब एसेट टेस्ट रेशो का फार्मूला क्या है, एसेट टेस्ट रेशो का फार्मूला हम लिखते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म कैश आ जाती है, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं करंट रिसीवेबल्स, मतलब कि शॉर्ट टर्म जितने भी रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, करंट रिसीवेबल्स। अब इनको भी आप क्या करते हो, इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, और हम डिवाइड कर देते हैं इसको
करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, अब हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है? कैश का बैलेंस है 5100 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 5900 प्लस जो आपके पास करंट रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं 11100 प्लस जो ट्रेड वाले रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं 2000। ठीक है, इन सब को डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास तीन चीज़ें आ रही थी 10500 प्लस 2300 प्लस 1100 सॉरी 1600। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका टोटल आंसर जो निकल आता है वो 1.67। ठीक है, इसको राउंड करें तो 1.7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो इसमें गिवन है वो 1.7 गिवन है सब्मिशन के अंदर, तो हम यहाँ पे राउंड करके लिख लेते हैं 1.7। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम थर्ड रेशो की तरफ चलते हैं। उसका फार्मूला है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। डेज सेल्स डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का फार्मूला क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितने आ रहे हैं? ठीक है, उनका अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये भी माइंड में रखना है आपने। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज इन ईयर जो है उनके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास देखें दो तरह के रिसीवेबल्स आ रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स नेट, करंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल नेट वही हम लेके चलेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारे पास कितनी है 215500। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हम कर देंगे 365 के साथ, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर हमारे पास निकल आएगा 18.8। ठीक हो गया, ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में हमने क्या फाइंड करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला हम लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल होता है हमारे पास CGS। CGS स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हम प्रीवियस ईयर की जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास है, ठीक, उसको और करंट ईयर की इन्वेंट्री दोनों को ऐड कर लेंगे। प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री हमारे पास है 16,500। करंट ईयर की इन्वेंट्री जो है हमारे पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 12,500। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हम होल डिवाइडेड बाई कर लेंगे। यहाँ पे ना ब्रैकेट शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें गलती ना हो। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह से दोबारा शो कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आप लोगों को मसला ना हो, क्योंकि मैं होल डिवाइडेड का वर्ड यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करेंगे इस तरह वर्ड पे तो थोड़ा सा समझते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि समझाने के लिए मैं वर्ड की फ़ाइल बना के तो वहाँ पे आपको सीधा उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो होल डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास निकल आता है एवरेज इन्वेंट्री जो आ जाएगी हमारे पास 14,450। ठीक है, आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी एवरेज इन्वेंट्री आएगी। ठीक है, अब हम इस चीज़ को, ये जो एवरेज इन्वेंट्री आई है, इसको ऊपर फार्मूले में यूज़ करते हैं। CGS हमारे पास कितनी थी 136,100। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली 14,450।
ठीक है, इसको हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास निकल आएगी 9.41। ठीक हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट रेशो कौन सी कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ में हमारे पास आ गई है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, डेज सेल्स इन इन्वेंट्री का फार्मूला हम देखें तो इसका फार्मूला होता है एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री मतलब जो आपको करंट ईयर में गिवन है। एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CGS। CGS मतलब कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CGS मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जो गिवन है यहाँ पे 12,500। डिवाइड करेंगे इसको CGS के साथ। CGS हमारे पास कितने हैं 136,100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ। आंसर हम देखेंगे हमारे पास आंसर निकला है 33.5। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। 6 पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमें क्या फाइंड करना है, डेट टू इक्विटी रेशो। हम यहाँ पे इसका लिखते हैं डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला लिखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला हमारे पास आ जाता है टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अब हम टोटल लाइबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, हमारे पास कितनी है करंट और लॉन्ग टर्म। तो ये हमारे पास गिवन है 10,500 प्लस 2,300। ठीक है, ये यहाँ पे बैलेंस शीट से देख रहा हूँ, प्लस 1,600। ये 10,500 अकाउंट पेएबल हो गया, एक्रूड होगी हमारे पास 2,300, इनकम टैक्स पेएबल हो गया 1,600 और लॉन्ग टर्म नोट पेएबल जो है वो हमारे पास कितना आ गया 25,000। ठीक है, अब इसके भी मैं साथ ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि मसला ना हो। और जब इसको डिवाइड करेंगे टोटल इक्विटी, तो टोटल इक्विटी में हमारे पास कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग दो चीज़ें गिवन है, तो उन दोनों को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 41,000 है एक, ठीक है, और रिटेन अर्निंग है 30,100। ठीक है, इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.55। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास 7th नंबर पे रेशो कौन सी है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का फॉर्मूला क्या है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स। इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। ठीक है, अब ये कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे यहाँ पे देखिए, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम नेट इनकम देखेंगे, नेट इनकम की जितनी भी अमाउंट है, हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। नेट इनकम है 25,800। ठीक है, इसमें हम इंटरेस्ट भी ऐड कर लेंगे और टैक्स भी ऐड कर लेंगे। टैक्स हमारे पास है 2,200। ठीक है, और इंटरेस्ट हमारे पास है 1,200। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट हमारे पास 1,200 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 24.3। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 8, उसमें जो रेशो हमने कैलकुलेट करनी है वो है प्रॉफिट मार्जिन रेशो। प्रॉफिट मार्जिन रेशो का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। इसमें आपको फार्मूलों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूले आते हैं तो आप ये चीज़ें रेशोज़ जो हैं इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेट इनकम टू नेट रेशो, नेट इनकम हमारे पास है 25,800। ठीक है, डिवाइड करेंगे नेट सेल्स के साथ 2155,500। ठीक है, ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल आता है 2.088।
ठीक हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। 9 नंबर पे हमारे पास जो कैलकुलेशन हमने करनी है टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का फार्मूला जो होता है हमारे पास होता है नेट सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज टोटल एसेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एवरेज टोटल एसेट्स फाइंड कर लेता हूँ। एवरेज टोटल एसेट्स मेरे पास क्यों होंगे, करंट टोटल एसेट्स प्लस प्रीवियस ईयर करंट टोटल एसेट्स। करंट टोटल एसेट्स मैंने कह दिया है मतलब करंट ईयर टोटल एसेट्स, ठीक है, कि अभी जितने भी टोटल एसेट्स आपके पास हैं। प्रीवियस ईयर टोटल एसेट 95,900 और इस साल के टोटल एसेट्स आपके पास 1,10,500। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड किस पे कर देंगे, 2 पे, तो हमारे पास एवरेज टोटल एसेट्स निकल आएंगे 103,200। ठीक है, 103,200। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर फार्मूले में पुट करेंगे, जो फार्मूला हमारे पास था नेट सेल्स। नेट सेल्स थी 215,500 डिवाइडेड बाई ये जो एवरेज हमारे पास निकल आई है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये चीज़ जो आ जाएगी, सॉरी ये ऊपर मैंने इसकी कैलकुलेशन ये गलत की हुई है। ठीक है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया था, कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास ऊपर जो है आएगी 0.199, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन रेशो। और ये क्योंकि मैंने साथ करके पहले फिर आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक हो गया, एवरेज टोटल एसेट्स ये हमारे पास निकल आए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है रेशो नंबर 10। वो क्या है कि हमने फाइंड करना रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास होता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नेट इनकम हमारे पास कितनी है 25,800। एवरेज टोटल एसेट्स कितनी है अभी हमने निकालने हैं ऊपर। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारे पास निकल आता है 0.25। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो क्या है, रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम, फिर यूज़ कर लेता हूँ, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो माइनस करेंगे। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स। यहाँ पे जो एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हम निकालेंगे, उसके लिए वर्किंग कर लेता हूँ। एवरेज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, एवरेज कॉमन यहाँ पे नहीं लिखा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, इसके लिए प्रीवियस ईयर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वो कितनी बनती है हमारे पास 95,900, नहीं सॉरी ये हमारे पास कॉमन स्टॉक गिवन है 41,500 प्लस उसमें वो रिटेन अर्निंग ऐड की 19,800। ठीक है, प्लस हमारे पास अभी जो चल रही है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वो कितनी है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वो है 41,000 हमारे पास स्टॉक है, प्लस रिटेन अर्निंग इसमें ऐड करनी है हमने 30,100। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ मैं इसके लिए। तो इसकी कैलकुलेशन करता हूँ ज़रा, कैलकुलेशन आंसर मेरे पास क्या आता है।
ये हमारे पास निकल आता है 66,200, ठीक है। अब जब ऊपर मैं इसको फार्मूले में पुट करूँगा, वो फार्मूला मेरे पास क्या आ रहा था, नेट इनकम कितनी है 25,800, ठीक है, माइनस इसमें से वो प्रॉफिट डिविडेंड नहीं है तो इसको होल डिवाइडेड हम कर लेंगे 66,200 के साथ, ठीक है। तो ये आंसर मेरा निकल आएगा 25,800 डिवाइडेड बाई 66,200.389, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया कि कहीं पे भी आपको वो मसला होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो मीटिंग के अंदर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।